हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर के फोर्थ यूनिट के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद में भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। 10 नंबर का यूनिट है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपका यूनिट कवर करने की। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला टॉपिक आता है संविधान में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में जानते हैं। संविधान में सभी के लिए 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का भी निर्देश दिया गया था अनुच्छेद 45 में, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत होने की वजह से बाध्यकारी नहीं था। स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष बाद तक शिक्षा बच्चों का अधिकार न हो सका। अंततः 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 19 व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य 1993 के बाद में संसद द्वारा शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। यह देश के नागरिक अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह से जो शिक्षा का प्रावधान है उस बारे में आपको ध्यान रखना है, संविधान में क्या दिया गया है। इसके बाद में देखिए, आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा के प्रसार में बाधक तत्व क्या क्या थे। तमाम कोशिशों के बावजूद आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा न तो असरदार रही और न ही ज़्यादा समय तक चल सकी। बुनियादी शिक्षा का आधार शारीरिक श्रम और स्वावलंबन था, लेकिन इस विचार का अनुसरण नहीं किया जा सका। बुनियादी शिक्षा के अध्यापक खुद भी किसी उत्पादक कार्य के माध्यम से स्वावलंबी बनना नहीं सीख पाए और इसके प्रति गंभीर नहीं रह सके। अक्सर जिन उत्पादक कार्यों को चुना गया वे कई जगह अव्यवहारिक सिद्ध हुए। कताई बुनाई पर जरूरत से ज़्यादा जोर था और इसके लिए कपास उपकरण व प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता सब जगह पर नहीं हो सकी थी। वहीं अन्य शिल्पों की उपेक्षा हुई जो कि स्थान विशेष के लिए उपयुक्त हो सकते थे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बारे में। इसमें देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा को विद्यालयी शिक्षा में शामिल किया और विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष तक हो, उसके बाद में 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा हो। यह प्रस्ताव दरअसल विद्यालयी शिक्षा में एक रूपता और गुणवत्ता लाने का प्रयास था। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष में ऐसी शिक्षा दी जाए जो विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से परिचित करवाए और नागरिक के रूप में तैयार करने में सहायक हो सके। इसके बाद में विद्यार्थियों को किन्हीं विशिष्ट विषयों में दक्ष होने की शिक्षा भी प्रदान की जाए। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि विश्वविद्यालयों में मौलिक अनुसंधान हो ताकि इसका प्रभाव शिक्षण पर पड़े। उस समय देश में कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी, इसलिए विज्ञान शिक्षकों को पर्याप्त वेतन और अनुसंधान सुविधाएं आदि देने की सिफारिशें की। इतना ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में। कॉमन स्कूल सिस्टम में देखिए, कोठारी आयोग ने समान विद्यालयी प्रणाली या कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की, जिससे शिक्षा राष्ट्रीय विकास की ओर से सामाजिक व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सशक्त माध्यम बन सके। इसके अतिरिक्त आयोग के अनुसार यह समाज के सभी बच्चों के लिए खुला होगा, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय या आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति के हो। इसमें अच्छी शिक्षा तक पहुंच संपत्ति या वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर होगी। इसमें सभी विद्यालयों के समुचित स्तर की शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें एक सामान्य अभिभावक की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा ताकि वह अपने बच्चों को इस व्यवस्था के बाहर महंगे स्कूलों में भेजने पर विचार ना करें और निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा सारी रही कोठारी आयोग के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं शिक्षक शिक्षा के बारे में। इसमें देखिए, कोठारी आयोग ने पाया कि शिक्षक शिक्षा अपने संकुचित दायरों में कार्य कर रही है। यहाँ उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आपसी समन्वय का अभाव है। इस कारण वह अकादमिक दुनिया में आ रहे बदलावों तथा उनकी बदलती जरूरतों से अनभिज्ञ रही। आयोग का मानना था कि इस अलगाव को दूर किए बिना शिक्षक शिक्षा में सार्थक बदलाव संभव नहीं है। उनका आग्रह क्या था कि शिक्षक शिक्षा जो संस्थान है वो आसपास के स्कूलों के मार्गदर्शक के रूप में काम करे। गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रसार भी करने की भी ज़रूरत वहाँ पर हो गई और साथ ही उस प्रशिक्षण को विद्यालयों और समुदाय के साथ में जोड़ने के महत्व को भी शिक्षा आयोग ने रेखांकित किया। उनकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहला बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है सिफारिश का कि शिक्षा को शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से अलग अकादमिक विषय माना जाए। विश्वविद्यालयों में इस विषय के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू हों। दूसरी विशेषता, चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग स्थापित हों जिनमें शिक्षक शिक्षण के कार्यक्रम विकसित हों और साथ ही शिक्षा के विषय में अध्ययन व अनुसंधान हो। तीसरी सिफारिश, शिक्षक शिक्षण संस्थानों में प्रसार कार्य को महत्वपूर्ण अंग माना जाए और उनमें प्रसार कार्य विभाग स्थापित किए जाएं। इसके बाद में चौथी सिफारिश क्या थी, विश्वविद्यालयों व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के सहयोग से विद्यालयों में विषय शिक्षण को मजबूत बनाया जाए।
5वीं सिफारिश, शिक्षण पद्धति में सुधार हो और सुधार होने के बाद में स्वशिक्षण और संवाद आदि को भी बढ़ावा दिया जाए। 6ठी सिफारिश, प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 वर्ष की अवधि के हों जो माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद में हो। इस तरह से 6 ये सिफारिशें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें देखिए कोठारी आयोग की सिफारिशें काफ़ी विस्तृत हैं और शिक्षा के तमाम पहलुओं से जुड़ी हुई हैं। सरकार ने उन सिफारिशों को यथावत लागू तो नहीं किया, किंतु उन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति ने शिक्षा आयोग के साथ साथ शिक्षा से संबद्ध कुछ अन्य मामलों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न है। पहला प्रावधान है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। दूसरा प्रावधान है भाषाओं का विकास। तीसरा प्रावधान है शैक्षिक अवसरों पर समाजीकरण। चौथा प्रावधान है कार्यानुभव और राष्ट्र सेवा। पांचवा प्रावधान है विज्ञान शिक्षा का अनुसंधान। छठा प्रावधान है किताबों का निर्माण और सातवां प्रावधान है परीक्षा। आठवां प्रावधान है माध्यमिक शिक्षा और नौवां प्रावधान है शिक्षा का ढांचा। इस तरह से ये 9 प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी प्रश्न महत्वपूर्ण आ सकता है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबके लिए शिक्षा को अपना उद्देश्य मानते हुए यह संकल्प लिया गया कि 1990 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 1995 तक सभी बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा अवश्य दी जाए। इसी तरह नीति में नामांकन तथा बच्चों के विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि से संबंधित विषयों के संदर्भ में भी लक्ष्य निर्धारित किए गए। इन प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र की चुनौतियों, खामियों से निपटने तथा निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने की बात की गई। ये प्रावधान इस प्रकार से हैं। पहला प्रावधान क्या था इसमें? समान स्कूल व्यवस्था तथा प्रारंभिक शिक्षा बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा प्रावधान क्या था इसमें? प्रारंभिक शिक्षा में 14 वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों को विद्यालय में भर्ती होने व विद्यालय में टिके रहने पर तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान, शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता का प्रसार तथा उन रुकावटों को दूर करने जिनके द्वारा लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाई जाएगी। और चौथा प्रावधान क्या था इसमें? तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। लड़के व लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति का पूरा जोर देकर के अमल किया जाएगा। तो इस तरह से ये 4 आपको प्रावधान यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं शिक्षा के बोझ का क्या अर्थ है। शिक्षा बिना बोझ के, इस तरह की काफ़ी आपने बातें सुनी होगी, आपके सिलेबस में देखी होगी। शिक्षा के बोझ का अर्थ क्या है? 1990 के दशक में शिक्षा का बोझ भारत में अत्यंत चर्चित मुद्दा बना था। इस मुद्दे को केंद्र बिंदु मानते हुए भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसका गठन कब हुआ? 1992 में, और जुलाई 1993 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक शिक्षा बिना बोझ के रखा गया। इस प्रतिवेदन का मुख्य केंद्र स्कूली बच्चों के बोझ को कम करते हुए अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय सुझाना था। इसलिए यशपाल समिति ने निम्नलिखित क्षेत्र के इर्द गिर्द अपना कार्य किया। सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, खास करके छोटे बच्चों पर शिक्षा के भार को कम करते हुए जीवन पर्यंत स्वाध्याय और कौशल विकसित करने की क्षमता सहित अधिगम के गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों के बारे में सलाह देना। समिति के अनुसार यह बोझ मुख्यतः 2 प्रकार का था: भौतिक बोझ और सीखने का बोझ। विद्यालय में लाई जाने वाली किताबों का बोझ और सीखने का, उनके ऊपर ज़्यादा टॉपिक्स उनको दे देना या फिर ज़्यादा एक साथ सारा मैटर उनको सिखाना, तो वो सीखने का बोझ। इस तरह से ध्यान रखना है कुछ बिंदु आपको। और यशपाल समिति के सुझावों की समीक्षा की बात करते हैं तो यशपाल समिति ने 1993 में अपना प्रतिवेदन सामने रख दिया था, परंतु वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को देखने पर उस परिस्थिति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी बिना बोझ के शिक्षा नहीं मिल रही है। यशपाल समिति के क्रियान्वयन से इस पर सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो जाती है कि यशपाल समिति का प्रतिवेदन आते ही मानव संसाधन मंत्रालय ने अपने संयुक्त सचिव श्री वाई.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक और समिति बना करके इसे यशपाल समिति की सिफारिशें की जांच का काम सौंपा। यशपाल समिति की सिफारिशें स्वयं में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी यदि सिफारिशों को अक्षरशः स्वीकार किया जाता। आंशिक रूप से सरकार ने इसके बाद आए दस्तावेजों में इससे निपटने का प्रयास किया। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रमुख है। इन दोनों पाठ्यचर्याओं ने सीखने का बोझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
जिसमें खेल खेल में सीखना, बाल केंद्रित शिक्षा, निर्मितवाद करके सीखना, गृह कार्य न देने पर जोर देना प्रमुख है। इस तरह से आपको यशपाल समिति के बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 को लेकर के हम एक अलग वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उस वीडियो में पर्टिकुलर हम एनसीएफ 2005 के बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो अपलोड होते ही आप उसको देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, उसको आप उधर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपका सारा डाउट दूर हुआ है इस वीडियो को देख करके, और आप इस यूनिट को कवर कर पाए हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।